नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम 3 फरवरी को परीक्षा जंक्शन की पूरी टीम के साथ हम आरआरबी एनटीपीसी के बैच को लेकर आ रहे हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी को लेकर बहुत ही कैटराइज्ड और बहुत ही स्पेशलाइज्ड एग्जाम को लेकर हम कंटेंट और लेक्चर्स को प्रोवाइड कराएंगे परीक्षा जेएन परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि परीक्षा जेएन यानी जिस आपको पता है कि हम YouTube पर वीडियो अपलोड भी करते हैं, तो परीक्षा जंक्शन के YouTube चैनल को तो फॉलो करने के साथ साथ एक काम और करिएगा कि जितने भी इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे लिंक्डइन है, चाहे इंस्टा है, चाहे आपका टेलीग्राम है, जहां पर भी आप इसको चाहें फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल यानी फ्री ऑफ कंटेंट आपको यहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। और यदि मान लीजिए कि आपका फिर भी कोई सॉल्यूशन का निदान नहीं होता है, तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र और बता रहा हूं कि 727272824365 इस इंक्वायरी नंबर पर आप कॉल करिए, ठीक है। और कॉल करने के बाद आप यदि किसी भी कंटेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या किसी लेक्चर से जुड़ी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या किसी टीचर से पर्सनल बात करना भी चाहते हैं कि सर, क्योंकि देखो हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है और किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम पर्सनल हो सकती है, कंटेंट को लेके हो सकती है, तो मैं चाहता हूं कि हम उस बच्चे के साथ पर्सनली डील करें। यह पहली बार एक संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, पहली बार। वरना आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहां पर पर्सनली बच्चे को ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि बच्चा अपनी पूरी फीस अदा करता है, लेकिन उसके ऊपर भी स्पेशलाइज एक बैच में भरे पड़े हैं 200 से 300 बच्चे, लेकिन ध्यान किसी के ऊपर नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हमें पर्सनल किसी बच्चे से भी बात करनी पड़े तो हम करेंगे। आई एम रेडी टू टॉक टू हिम, यानी हम उनसे भी बात करेंगे। चलिए, तो इंक्वायरी नंबर आप नोट कर लीजिएगा 7272824365। ये परीक्षा जंक्शन का इंक्वायरी नंबर है। चलिए, तो बात करते हैं आगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है आज का कि आपको एक खबर बहुत सुनाई दी होगी, सारे इंस्टाग्राम पे, सारे व्हाट्सएप पे, और जहां भी आप अपनी यूट्यूब पे तो न्यूज आती हैं, तो आपने इतने मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लिया होगा, इतने सारा शोर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इस खबर को सुन के आपके मुंह में जरूर पानी आया होगा कि सर, काश आज हम सरकारी नौकरी में होते तो हमारा 8वां वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है, तो हमारी सैलरी हाइक हो जाती। भाई, लालच तो आएगा, सीधी सी बात है कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंप्लॉई हैं, उनके लिए 8वें वेतन आयोग एक ऐसा खुशखबरी लाया है कि उनके घर में अब दिवाली बनेगी। यानी जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है, मैं मानता हूं कि हमारे भारत में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉई हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं, उन सभी के घर में दिवाली जैसा माहौल होगा। और ये दिवाली जैसा माहौल है ना, आपको पता है कि हमारी दिवाली जब बनाई जाती है तो उस समय कैसा माहौल होता है। मिठाइयां आती हैं, घर को सजाया जाता है। हालांकि घर नहीं सजाया हुआ है कि कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे होंगे। क्या बात है यार, एकदम सैलरी बढ़ गई, डीए बढ़ गया, एचआरए बढ़ गया। ये बहुत अच्छी बात है। और आप जिस आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है। तो आपके लिए ये मान लीजिए कि एक कहते हैं ना कि एक तो सोने का अंडा और एक तो सोने की मुर्गी, और ऊपर से वो सोने की मुर्गी सोने का अंडा देने वाली है। तो कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने, सोने पे सुहागा, ये काम होता है। एक तो सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी के बाद ऊपर से सैलरी हाइक होके मिलेगी। अब जब तक आप उस पोस्ट पे पहुंचोगे ना, तब तक तो 9वां वेतन भी आ जाएगा। तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज भी है और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज भी है। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इसका लागू होना बाकी है, तो चलिए आज इसके बारे में पढ़ते हैं कि सर, ये वेतन आयोग क्या है, कैसे काम करेगा, और इसमें कितनी कितनी सैलरी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब यह इसका उद्देश्य क्या है। सर, ऐसा क्यों किया गया? क्या पहले सर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, क्या वह उनको कम वेतन मिलता था? क्या उनको कम फैसिलिटी मिल रही थी? ऐसा क्यों सर? 8वां वेतन आयोग क्यों लाया गया सर? कि ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल एम्प्लॉय के कर्मचारी सब भूखे मर रहे थे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ऐसा तो नहीं था। तब भी वो अपने चैन सुकून से रह रहे थे।
सरकारी नौकरी लग जाए, यही काफी होता है। सैलरी नहीं देखते लोग, देखते हैं कि सरकारी नौकरी का टैग है या नहीं है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में एलडीसी की जॉब आई थी, तो राजस्थान में एलडीसी की जॉब आई थी, सैलरी केवल 12,000 रुपए है। सैलरी 12,000 रुपए है केवल प्रोविजन पीरियड में। राजस्थान में 2 साल का प्रोविजन होता है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पोस्ट पर जाते हैं तो राजस्थान में 2 साल का प्रोविजन होता है। 2 साल तक तनख्वाह रहती है 12 से 13,000 रुपए। जैसे ही आप प्रोविजन पीरियड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका जो आफ्टर प्रोविजन, उसके बाद आपकी सैलरी 12 से लगभग 25,000 हो जाती है, इतना होता है। हालांकि कुछ लाभ और मिल जाते होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन 25 से हाईएस्ट सैलरी बता रहा हूं एलडीसी की राजस्थान में 30,000 रुपए, इससे ज्यादा उनकी सैलरी नहीं है। लेकिन फिर भी एलडीसी की जॉब के लिए लोग इतने पागल हैं, इतने जुनूनी हैं कि बस वो सरकारी नौकरी का टैग चाहते हैं। देखिए, अब ये तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं भाई, मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूं आपसे। तो चलिए, टॉपिक का नाम है 8वां वेतन आयोग, 5th कमीशन, 8th पे कमीशन। तो सभी डालेंगे 8वां पे कमीशन। इसे कहते हैं 8वां वित्त आयोग, सॉरी 8वां वित्त या भुगतान आयोग, भुगतान आयोग। चलिए, वित्त मत लिखिए इसको, क्योंकि वित्त हम बीच में भी लाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 8वां भुगतान आयोग, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8वां भुगतान आयोग, सबसे पहले चर्चित खबर लिख लेते हैं कि चर्चित खबर क्या है। तो देखिए, चर्चित खबर हमारे पास यह है कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो चर्चित खबर हमारे पास क्या है, पहले डालेंगे चर्चा। क्या डालेंगे? चर्चा। सर चर्चा क्या है हमारे भारत में? भैया मैं चारों तरफ देख रहा हूं, इंस्टा देख लूं, चाहे मैं यूट्यूब में देख लूं, चाहे मैं कोई मीडिया प्लेटफॉर्म देख लूं, चाहे मैं कोई रील्स देख रहा हूं, सभी जगह यही खबर। और इसके ऊपर तो आजकल मजाकिया रील्स बन रही है। मान लो 3-4 लोग डीजे पर नाच रहे हैं, डीजे पर डांस कर रहे हैं, और उनको ऐसे शो ऑफ किया जा रहा है कि ये सरकारी नौकरी में, सेंट्रल सरकारी गवर्नमेंट में, और इनका 8th पे कमीशन लागू हो चुका है, अब ये एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी रील्स भी बन रही हैं। तो चर्चित खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8वां पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8वें पे कमीशन को मंजूरी प्रदान कर दी है, मंजूरी प्रदान की। तो चर्चित खबर हमारे पास ये है, पहली बात। लेकिन सर जो 8th पे कमीशन को जो मंजूरी प्रदान की है, यह क्या काम करेगा, तो इसके ऊपर भी हम जान लेते हैं एक बार। देखिए, 8th पे कमीशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले यह काम करेगा, यानी इसका, और इससे क्या होगा। तो पहली बात तो करते हैं, देखो इससे क्या होगा बच्चों, एक बात तो आप फिक्स याद कर लें कि जब नरेंद्र मोदी जी ने 8th पे कमीशन को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो इससे करीबन बताया जाता है कि 4.5 लाख यानी 4.5 मिलियन जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं केंद्र के और पेंशनर्स हैं, उन सभी को लाभ मिलने वाला है। यानी करीबन बताया जाता है कि 6.8 मिलियन तो पेंशनर्स हैं और 4.5 लाख करीबन सरकारी कर्मचारी हैं और रक्षा कर्मी हैं, क्योंकि रक्षा डिफेंस का मामला केंद्र में आता है। तो जो डिफेंस की नौकरी होती है वो सारी केंद्र की नौकरी होती है। तो डिफेंस में जो भी व्यक्ति डिफेंस में है, आपके घर परिवार में जो भी है डिफेंस में और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, 4.5 लाख और 6.8 यानी 6.5 लाख जो पेंशनर्स हैं, उनको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि इस मंजूरी से 4.5 मिलियन, कितने? 4.5 मिलियन कौन है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और दूसरे आते हैं आपके इसमें ही है एंड डिफेंस एम्प्लॉय, इनको लाभ मिलने वाला है, इनको अब लाभ मिलने वाला है।
और इसके अलावा बताया गया है कि 6.8 मिलियन जो पेंशनर्स हैं भाई, जिन्होंने मान लीजिए जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी में रह चुके हैं, चाहे वो रक्षाकर्मी हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो सिविल में, 6.5 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जो केंद्र की नौकरी कर चुके हैं लेकिन रिटायर हो चुके हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो 6.8 मिलियन पेंशनर्स, पेंशनधारियों को इसका लाभ मिलेगा, यानी अब उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी, इसका लाभ मिलेगा। लेकिन आपको एक बात इंटरेस्टिंग होगी कि सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सर ऐसा क्यों किया गया है, वाई नरेंद्र मोदी जी को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या इस सरकार ने ऐसा किया, क्या पिछली सरकार ने भी ऐसा किया था, तो ये जानेंगे हम इसी चीज में। चलिए, तो सर इस पे हम यो बताइए क्यों किया गया। देखो क्यों किया गया बच्चों, एक तो है इसका संवैधानिक तरीका और एक है इसका सोशल आइडिया कि भाई 8th पे कमीशन को लाना जरूरी क्यों था। एक तो है इसका संवैधानिक नियम जो सरकार हर 10 वर्ष में करती है, और एक होता है इसका सोशल आइडिया कि सोशल आइडिया ये कहता है कि हमें सरकार को भी ये सोचना पड़ता है सामाजिक तरीके से कि ऐसा क्यों करना पड़ा। देखें, तो पहला होता है इसका संवैधानिक नियम। तो इसका संवैधानिक नियम क्या कहता है, इसका संवैधानिक नियम यह कहता है, संवैधानिक नियम क्या कहता है, देखो संवैधानिक नियम यह कहता है बच्चों कि सरकार, केंद्र सरकार अपने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सभी पेंशनधारियों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको पेंशन मिलने वाली है, सभी पेंशनधारियों के लिए हर 10 वर्ष के अंतराल में केंद्र सरकार एक पे कमीशन का गठन करती है और वह पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों को मुआवजे और लाभ प्रदान करता है। हर 10 वर्ष में केंद्र सरकार ऐसा करेगी ही करेगी, यह बात फिक्स होती है। तो कहने का मतलब क्या है, तो संवैधानिक नियम तो यह कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में, कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जिसको कहते हैं पीसी, पे कमीशन, पे कमीशन का गठन करती है, पे कमीशन का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों और सभी पेंशनर्स को मुआवजे और लाभ मिल सके, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को एवं पेंशनधारियों को उचित मुआवजा और अधिक लाभ मिल सके, उचित मुआवजा और लाभ मिल सके। तो ये तो 10 वर्ष में करेगी ही करेगी, ये बात तो फिक्स होती है। लेकिन दूसरा नियम होता है सामाजिक नियम, सोशल आइडियाज। सोशल आइडियाज ये कहता है, अब सोशल आइडियाज क्या कहता है, देखिए हमारा सामाजिक नियम ये कहता है कि भाई सरकार ने ऐसा क्यों किया। भाई एक तो सरकार ने क्यों किया, एक तो सरकार ने इसलिए किया, देखो एक तो था चर्चित खबर कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया। दूसरी बात यह थी कि सर इससे क्या होगा, तो इससे यह होगा कि 4.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो डिफेंस एम्प्लॉय हैं जो अभी कार्य कर रहे हैं सरकार में रहकर, वो उनको लाभ मिलेगा। और 6.5 लाख ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी से, केंद्रीय सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो इससे यह फर्क पड़ा। अब सर सबसे बड़ी बात है कि सर सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो सरकार ने केवल एक तो किया संवैधानिक नियम से। संविधान के नियम से मतलब हमारे सरकार के कानून से यह कहा जाता है कि हर 10 वर्ष में, चाहे सरकार कोई भी हो, हर 10 वर्ष के अंतराल में एक पीसी का गठन किया जाता है। वह पीसी केवल और केवल केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को अधिक मुआवजा या उचित मुआवजा और अधिक लाभ प्रदान करना चाहती है। यह तो था एक नियम के तहत।
लेकिन सोशल आइडियाज क्या कहता है, सरकार ने केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के बारे में और पेंशनर्स के बारे में क्यों सोचा, तो इसके ऊपर भी एक कारण है। आपको पता है कि आज हमारे भारत में महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई की बात करें, पारिश्रमिक की बात करें, पारिश्रमिक का मतलब होता है कि आप जो डेली बेसिस पे बात करते हैं। पारिश्रमिक का मतलब होता है बेजिस। क्या होता है? बेजिस, जो आपको भत्ता कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? भत्ते। तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को देखते हुए, बेजिस को देखते हुए और सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन को देखते हुए, जीवन यापन उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए सरकार ने ऐसा करने का निर्णय किया था, और जो कि आपके सामने है। तो सोशल आइडियाज ये हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों की यानी कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की बात करें जिसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं, या फिर बात करते हैं पारिश्रमिक की जिसे आप भत्ता कहते हैं, वेजेस कहते हैं, बेजेस कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, बेजेस कहते हैं, और एक बात करते हैं जीवन यापन, इसे लाइफ स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्टाइल। तो सभी सरकारी कर्मचारियों और सभी पेंशनर्सों की मुद्रास्फीति को देखते हुए, उनके भत्ते को देखते हुए और उनके जीवन यापन की लागत को देखते हुए सरकार ने 8वां पे कमीशन का गठन किया है, लाइफ स्टाइल को देखते हुए। ओके, तो एक तो था सोशल आइडियाज और एक था नियम के तहत कि भाई नियम में ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपसे बात आती है कि सर जो 8th पे कमीशन है जिसको मंजूरी मिल चुकी है, गठन की मंजूरी मिल चुकी है, तो मुझे आप सर ये बताइए कि अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि 8th पे कमीशन जो है सर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखो बच्चों याद रखना, पे कमीशन में एक व्यय विभाग होता है। क्या होता है? व्यय विभाग, जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। एक व्यय विभाग होता है। उस व्यय विभाग की बात करें तो यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, समझे? तो 8th पे कमीशन जो है यह व्यय विभाग का हिस्सा होता है और व्यय विभाग आता है वित्त मंत्रालय के अधीन। तो जो भी पैसा आएगा सरकारी कर्मचारियों को, केंद्र के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को, यह वित्त मंत्रालय से अलॉट होगा। और वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, प्रमुख मंत्रालय। तो यहां से पैसा अलॉट होगा और सीधे उनके अकाउंट में आएगा महीने के महीने। किसमें? जो गवर्नमेंट सेंटर के एम्प्लॉई हैं उनके अकाउंट में सैलरी के रूप में यहां पर आ जाएगा, चाहे वो डीए के रूप में आए, एचआरए के रूप में, किसी भी रूप में आए, सैलरी में एकदम हाइक होगा और ये अचानक उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा हर महीने की महीने जो सैलरी मिलती है एम्प्लॉय को। समझे? तो ये ऑपरेट कहां से होगा? ये जो 8th पे कमीशन होगा ये ऑपरेट होगा वित्त मंत्रालय से। कहां से? वित्त मंत्रालय से होगा। वेरी गुड। और इस वित्त मंत्रालय से ऑपरेट होगा, फिर इसको सब ऑपरेट करने का काम करेगा एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट कि खर्च कितना हो रहा है। ओके, और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से सीधा इसे कहा जाएगा पे कमीशन, फिर इसे पे कर दिया जाएगा, फिर इसे पे कर दिया जाएगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स एंड ऑल पेंशनर्स। चलिए, तो नियम हो गया, सोशल आइडियाज हो गया, ऐसा क्यों किया गया? आपको पता है महंगाई बढ़ रही है। अब आप बोलेंगे सर गरीब तो बेचारा जो सरकारी नौकरी में नहीं है उसका क्या? महंगाई तो उसके लिए भी बढ़ रही है। बिल्कुल, महंगाई तो उसके लिए भी बढ़ रही है। तभी तो कहते हैं बच्चों एक बार मेहनत कर लीजिए। एक बार मेहनत का है, ऐसे पे कमीशन कितने देखोगे यार? एक बार लग जाइए बस सरकारी नौकरी की तैयारी में, एक बार लग जाइए। मैं बता रहा हूं आपको, ये तो 8वां है। अरे अभी तो कितने पे कमीशन आएंगे भाई? अभी तो कितने पे कमीशन आएंगे? कोई लिमिट नहीं है, मैं बता रहा हूं, लिमिट नहीं है कोई। हां, लेकिन राष्ट्रपति की तनख्वाह से ज्यादा मत करना कभी, वो नहीं हो सकता। समझे ना? चलिए, तो ये वाली सारी चीजें आपको रिकॉल करनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपको पता है कि इससे 10 साल पहले की मैं बात करूं, 2025 से 10 साल पहले की बात करूं तो 2016 और 17 के आसपास नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में ही 7वां पे कमीशन गठित किया गया था। किसका? 7th। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 8वां पढ़ा है तो 7वां पढ़ना ही जरूरी है। अब देखिए, चलो यहां बता देते हैं एक बार।
देखिए अब क्या था, 2016 और 2017 में, 2016 और 2017 में एक सातवां यानी सेवंथ पे कमीशन गठित किया गया था, पे कमीशन गठित किया गया था। तो आपको पता है कि जब सातवां पे कमीशन गठित किया गया था ना, तो सातवें पे कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और सभी पेंशनर्स को कितना, उनकी सैलरी के अलावा कितना एक्स्ट्रा मनी पे किया था पता है आपको? सेवंथ पे कमीशन का डेटा कहता है, सेवंथ पे कमीशन का डेटा कहता है कि हमने सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों को और सभी पेंशनर्स को उनकी एक्चुअल सैलरी और एक्चुअल पेंशन के अलावा 10 लाख करोड़ से अधिक ज्यादा खर्च कर दिया है। कितना? 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का खर्च कर दिया था। यानी 10 लाख करोड़ भारत सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सभी पेंशनर्स को उनकी एक्चुअल सैलरी, मूल सैलरी के अलावा बढ़ी हुई सैलरी के रूप में 10 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। यह भारत सरकार का डेटा और सेवंथ पे कमीशन का डेटा कहता है। समझे, 10 लाख करोड़ का खर्चा आ चुका है सेवंथ में, और 8 में कितना आएगा अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए। कम से कम मैं मानता हूं 40 से 45 लाख करोड़ का खर्चा आना ही आना है। ये भारत सरकार अपनी जेब से दे रही है, लेकिन वो जेब से किसी की नहीं जा रहा है, भारत सरकार अपनी संचित निधि में से ये खर्चा देगी। समझे, और संचित निधि में से देगी क्योंकि संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को भारत का सरकारी खजाना कहते हैं, तो ये वहां से दिया जाएगा आपको। ठीक है, जितने भी से आपको नहीं, मतलब केंद्र के कर्मचारी जो भी आपके घर में होंगे, आपके पिताजी होंगे, जो भी हैं, तो बता देना, पिताजी को लेक्चर जरूर दिखाना, पिताजी एक लेक्चर लेना है आपको 8th पे कमीशन के बारे में, सर ने पढ़ाया है, उसमें आप देख लीजिए, समझ जाएंगे। हालांकि समझ तो खैर मुझसे भी ज्यादा है उनके पास, लेकिन फिर भी। तो 7th पे कमीशन का गठन 2016-17 में किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में, जब 10 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आ चुका था, जिसे व्यय विभाग ने वित्त मंत्रालय के अधीन ऑपरेट किया था। और आपको पता है कि कोई भी पे कमीशन होता है वो व्यय विभाग में आता है, और जिसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी केवल और केवल भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है। किसकी होती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री की होती है। तो 7th वाला समझ गए आप? चलिए, अब मुद्दा इस बात का है कि सर जो 8th पे कमीशन होता है, किसी भी पे कमीशन को जो हर 10 साल में जो बनाया जाता है, सर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखो बच्चों, कोई भी पे कमीशन होता है ना, मैं किसी भी पे कमीशन की बात करूं, चलो तो ये 8वां है, ये 7वां था, ये 8वां आ गया। अब जो 9वां पे कमीशन आएगा, कोई भी पे कमीशन होता है ना, उसकी अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी केवल और केवल किसकी होती है? केवल और केवल होती है सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। कितने होते? सुप्रीम कोर्ट के जो भी रिटायर्ड जस्टिस हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह बात याद रखना, यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, चाहे वो चीफ जस्टिस भी हो सकता है और कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। समझे ना आप? यानी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रिटायर होने की उम्र क्या होती है? 65 साल होती है। तो 65 के बाद जो भी पे कमीशन आता है, उनमें से किसी भी न्यायाधीश को पे कमीशन की अध्यक्षता करने की बात कही जाती है। तो पे कमीशन की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की होती है या रिटायर्ड चीफ जस्टिस की होती है। कोई भी कर सकता है, लेकिन वो होना सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही होना चाहिए, अन्यथा कोई नहीं चलेगा। हालांकि सरकार के भी कुछ इसमें व्यक्ति होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सचिव भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं, बड़े बड़े ज्वाइंट लेवल के सेक्रेटरी होते हैं, बड़े बड़े आईएएस रैंक के ऑफिसर भी काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक जज ही इसको संभालता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इसकी प्रेसिडेंसी करते हैं, किसकी? पे कमीशन की। और अभी आपको बता दें कि 8th पे कमीशन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनका नाम है अशोक कुमार माथुर। क्या है? अशोक कुमार माथुर। ये इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, इनका नाम है अशोक कुमार माथुर। ये इंपॉर्टेंट है, समझे ना आप? चलिए, तो ये था आपका 8th पे कमीशन, जिस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया था, आपको समझाना था कि सर ये चर्चे में क्यों था, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सर ऐसा क्यों हुआ, सोशल आइडिया क्या था,
सर इससे पहले जो 7th पे कमीशन था उसने सरकारी कर्मचारियों पर कितना खर्चा किया एक्स्ट्रा? 10 लाख करोड़ का खर्चा किया था। पे कमीशन की प्रेसिडेंसी कौन करता है सर? और अभी के पे कमीशन की प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपसे कोई उद्देश्य पूछे कि भाई पे कमीशन का उद्देश्य क्या होता है, तो पे कमीशन का पर्पस केवल और केवल इतना होता है कि केंद्र के सरकारी कर्मचारियों और सभी पेंशनरधारियों को मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और वेजेस और जीवन यापन को देखते हुए उनको उचित मुआवजा और अधिक लाभ मिल सके, इसलिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में केंद्र सरकार एक पे कमीशन का गठन करती है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस करते हैं। तो चलिए, ये वीडियो इतनी ही थी जिसके बारे में मुझे बताना था, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसको शेयर और लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके मुंह में पानी आया नहीं आया, कि सर आप ऐसा टॉपिक लाके हमें मोटिवेशन दे गए। बच्चों, ये मोटिवेशन है, और इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए हो ही नहीं सकता है। ये ऐसा मोटिवेशन है जो आपके सामने जीता जागता है यार। ऐसा मोटिवेशन कभी आप में मरेगा ही नहीं। अब कभी भी आपको लगे सरकारी नौकरी करने का सर दिल नहीं कर रहा, सॉरी तैयारी करने का मन नहीं कर रहा, 8th पे कमीशन को उठा के देख लीजिएगा, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। जब तक आप पद पर जाओगे ना, तब तक तो बच्चों 9वां भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 9वां कमीशन आ जाएगा। अब देखो, आपके हाथ में जिंदगी, अब आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मेरा काम था बताना, मैंने आपको बताया। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ। और 3 फरवरी को हम एनटीपीसी का बैच ला रहे हैं, जिसमें मैं आरआरबी एनटीपीसी को लेके गौरव शर्मा इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे। यानी मैं खुद की बात कर रहा हूं आपसे, इंडियन पॉलिटी में खुद ही पढ़ाऊंगा आपको। और आरआरबी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितनी भी सीरीज हैं, आए हुए पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन पर हम आपसे बात करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं 3 फरवरी को आपसे बिल्कुल अप टू डेट होकर। नमस्कार सभी को।